हेलो एवरीवन, मेरा नाम शैली है और आज मैं आप सबके साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में ये फंडामेंटल राइट मैंने जो स्टार्ट किया है उसकी सीरीज़ में मैं आपके साथ आर्टिकल 15 के बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप तमाम किताबें इधर उधर खोलेंगे और फिर इधर उधर भटकेंगे और फिर भी आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैं प्रोसीड करने के पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल लीगल पिल के किसी भी वीडियो को मिस करा है तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। आर्टिकल 15 में जब ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे केवल और केवल 3 क्लॉजेस, लेकिन आज के टाइम में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स होकर कई सारे नए क्लॉजेस भी जोड़ दिए गए हैं। तो उन अमेंडमेंट्स होने के पहले भी बहुत बड़ी कहानी होती है और कैसे वो अमेंडमेंट ज़रूरी थे इसलिए हमारे आर्टिकल 15 में लाए गए। तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें जानने को मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 15। जब आप आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे पहले ये इसकी जो ये हेडलाइन है बोलती है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड्स हैं टोटल। इसमें ये बोला गया कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये सारे के सारे प्रोहिबिटेड है। ये प्रोहिबिटेड है डिस्क्रिमिनेशन। तो ये पहला क्लॉज इसका कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, या फिर कोई एनी ऑफ देम मतलब अगर इन दोनों का, इन किसी भी 5 ग्राउंड्स में से किसी भी ग्राउंड्स का किसी भी 2 ग्राउंड्स या 3 ग्राउंड्स का कॉम्बिनेशन है, उनके बेसिस पे भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी सिटीजन को। तो इसमें 2 चीजें, पहले तो ये स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा और इसमें ये सिटीजन बताया गया। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो आर्टिकल 15 है ना, ये केवल सिटीजन्स पे ही अप्लाई है, एप्लीकेबल है सिटीजन्स पे ही। तो और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमारे केवल सिटीजन्स पे अप्लाई होते हैं? पहले तो 15, 16, 19, 29, 30। ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि हमारी केवल और केवल सिटीजन्स पे ही अप्लाई होते हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि ये केवल सिटीजन्स पे ही एप्लीकेबल है, ये हुआ। और दूसरी चीज ये कि हमने अभी आर्टिकल 14 पढ़ा है। आर्टिकल 14 में हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज पढ़ा है। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन वहां पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, तो वो अलाउड था। तो यहाँ पे आपने जब जैसे ही कास्ट पढ़ा होगा ना, ये ग्राउंड, तो आपके दिमाग में तो खट से आया होगा कि हाँ यार, कास्ट के बेसिस पे तो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन आर्बिट्रेरी नहीं था। वो डिस्क्रिमिनेशन कैसा था? एक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन था। रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको एक केस देखने को मिलेगा, ये डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत 1955। इसमें क्या हुआ था कि इंदौर में एक क्या था, मेडिकल कॉलेज था और दिस कॉलेज मेड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ मध्य भारत एंड अदर पीपल अदर देन मध्य भारत। मध्य भारत के पीपल और अदर देन मध्य भारत के पीपल, वहां के लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। एक मेडिकल कॉलेज था इंदौर में, तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और आप देख रहे हैं इन 5 ग्राउंड्स में से कोई भी ऐसा ग्राउंड आपको नहीं दिख रहा होगा जिसमें प्लेस ऑफ रेसिडेंस हो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस तो दिया नहीं है, तो इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था वहां का मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला कि जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन आर्टिकल 15
and it promotes education within this specific boundary. So the court held that on the basis of place of residence discrimination can be made. तो कोर्ट ने बोल दिया कि किसी भी प्लेस ऑफ रेसिडेंस को ग्राउंड बनाकर अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो भाई साहब चलो हम अलाउ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन, वो आर्बिट्रेरी लेजिस्लेशन नहीं है. दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि इट इज फाइन. अब इसके बाद आता है सेकेंड क्लॉज. जब आप पढ़ते हैं, नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू access to shops, public restaurants, hotels and palaces of public entertainment और use of wells, tanks, bathing घाट्स, roads. ये सारी चीजें बताई गई है कि इन सारी चीजों पे कोई भी सिटीजन, पहला वाला तो स्टेट के लिए था कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, यहाँ पे बोला गया कि कोई भी सिटीजन इन सारे ग्राउंड्स पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ये बोला गया है. सिटीजन्स के बारे में यहाँ पे बात करी गई है. तो सिटीजन्स के लिए मैंने बताया कि ये केवल सिटीजन्स पे ही एप्लीकेबल है. 15, 16, 19, 20, 9, 30 इनके साथ हमारा आर्टिकल 15 भी है जो कि केवल सिटीजन्स पे ही अप्लाई होता है. तो यहाँ पे 1947 मतलब हमारे जो इंडिया हमारा जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो इंडिपेंडेंस के पहले की बात है कि आप देखेंगे कुछ हरिजन्स होते थे. हरिजन्स इन द सेंस जो निचली कास्ट के लोग जो SC ST हैं उनके ऊपर प्रताड़ना होती थी. मतलब उनको बेदिंग घाट्स, उनको टेम्पल्स में कहीं पे भी जाने में छुआछूत का प्रदर्शन करते थे लोग, मतलब उनको छूते नहीं थे. तो उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे सेकेंड क्लॉज में आपको देखने को मिल जाएगा. मतलब आर्टिकल 15 का जो एम्बिट है ना, ये सेकेंड क्लॉज और भी ब्रॉड कर देता है. इट वाइडेंस द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 15 जब हम आर्टिकल 15 में क्लॉज 2 को देखेंगे. अब आता है क्लॉज 3. इसमें बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन. तो तीसरा क्लॉज यही है. तीसरा क्लॉज एक एक्सेप्शन है. मतलब हमारी जो वीमेन और चिल्ड्रन, वीमेन को तो आप जानते हैं कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो यहाँ पे वीमेन्स को आज भी बराबर का दर्जा नहीं मिलता है. इसीलिए वीमेन्स के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है. और ये स्पेशल प्रोविजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन को दिखाता है, ये आर्बिट्रेरी लेजिस्लेशन को नहीं दिखाता है. तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिला जो ये क्लॉज 3 है. अब आता है क्लॉज 4. क्लॉज 4 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. मतलब SC BCs जो हैं ऑफ सिटीजन्स और SC शेड्यूल्ड कास्ट एंड दी ST, तो ST के लिए भी. तो इसमें बोला गया कि अगर कोई भी स्टेट है वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहता है, तो ना ही हमारा जो आर्टिकल 29 है 29 का क्लॉज 2 और ना ही ये आर्टिकल जो 15 कहता है, ये रोकेंगे नहीं उस स्टेट को, मतलब रोक नहीं सकते स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए. तो ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 बोलता है. अब इसके बाद आप चलेंगे, मैंने बताया ये आर्टिकल जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है, ये एक एक्सेप्शन है. और जो क्लॉज 4 है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, इसको लाया गया, इट इज़ एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. इसको लाया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951. ये पहले नहीं था हमारे यहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं हुआ करता था. तो इसके बाद आपको एक केस और पढ़ने की ज़रूरत है, वो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन. ये 1975 का केस है. इसमें क्या हुआ था कि रिजर्वेशन वाज गिवन टू द पीपल हु कम्स फ्रॉम द रूरल एरिया. इसमें जो भी पीपल, जितने भी पीपल रूरल एरिया के हैं, उनके रिजर्वेशन को देने की बात करी गई थी. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट किया कि जरूरी नहीं है कि जितने भी रूरल एरिया से आते हैं पीपल, जरूरी नहीं है कि वो बैकवर्ड क्लास के हों. बैकवर्ड क्लास के हों मतलब जरूरी नहीं है कि उनकी कंडीशंस बहुत ही खराब हो. सारे के सारे रूरल एरिया के जितने भी पीपल हैं उनको रिजर्वेशन देना ये तो गलत काम है. इसलिए
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मना कर दिया कि यू कैन नॉट अज्यूम एवरीवन लिविंग इन रूरल एरिया इज SEBC, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सो इट इज नॉट अ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, जो हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में आर्टिकल 14 में पढ़ा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने कोई भी आर्टिकल मैंने जो पढ़ाया है, अगर आपने उसको मिस करा है तो आप उसको इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उसको जरूर जाके देखें, और यहाँ पे आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। तो ये था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन 1975 का केस। अब हम चलते हैं आगे। अब इसमें देखते हैं कि आर्टिकल 15 में जो क्लॉज 5 है वो ऐड करा गया 93rd अमेंडमेंट एक्ट से। पहले तो ये नहीं था, हमारे यहाँ ये आर्टिकल में क्लॉज 5 नहीं था। इसमें बोला गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब नथिंग इन दिस आर्टिकल, आर्टिकल 15 और इन सब क्लॉज G ऑफ क्लॉज 1 ऑफ 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward class। वही चीज है जो हमने अभी ऊपर के क्लॉज में पढ़ा। SEBC सिटीजन्स, SC के लिए भी हमने देखा, ST के लिए भी हमने देखा। insofar as such special provision relate to their admission to educational institution including private educational institution। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी यहाँ पे रिजर्वेशन देने की बात करी गई है, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, मतलब या तो वो गवर्नमेंट का स्कूल है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, एडेड है या नहीं है, अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है क्लॉज 1 ऑफ 30 में जो बताए गए, उनको छोड़कर अगर कोई स्टेट है कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाता है इनके लिए तो वो प्रोहिबिशन नहीं माना जाएगा, और ना ही ये आर्टिकल 19(1) क्लॉज G इसको प्रोहिबिट करेगा, ना ही आर्टिकल 15 इसको प्रोहिबिट कर सकता है। तो ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था ये। और अब आता है हमारा 6th क्लॉज, जो कि अभी रिसेंटली 2019 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया, मोदी जी ने लाया। तो मोदी जी ने लाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लाया होगा। वो EWS के रिजर्वेशन के लिए, EWS मतलब इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, जिसमें 10% ऑफ रिजर्वेशन इनको भी दिया जाएगा, EWS को। तो ये था एक ओवरव्यू हमारे आर्टिकल 15 का। अभी हम इसका पूरा एनालिसिस देखेंगे, ये तो केवल बेयर रीडिंग थी, अभी हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो अब हम बता रहे हैं कि कैसे आर्टिकल 15 की कैसे एनालिसिस करनी है, वो देखते हैं। वो केसेस के थ्रू कैसे क्लॉजेस जोड़े गए वो आज हम चल के अब देखेंगे। तो इस केस के आने के पहले हमारे यहाँ पे क्लॉज 4 जो है वो नहीं था, क्लॉज 4 नहीं था। तो ये केस आया, उसके पहले ही ये केस आया था। इस केस का नाम है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये यूजुअली पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में, अगर आप अपने एंट्रेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो आपका सेमेस्टर एग्जाम क्यों ना हो। तो इसमें बोला गया स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन में ये जब केस आया, मैंने बताया क्लॉज 4 एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यहाँ पे ये था कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ बिटवीन आर्टिकल 15, 29 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 46 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि अगर कोई आर्टिकल 46 आप देख रहे हैं DPSP है और ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला था कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है फंडामेंटल राइट और DPSP में, तो फंडामेंटल राइट्स वो प्रिवेल करेंगे। और इन्होंने ये भी बोला था कि बोथ आर सप्लीमेंट्री एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट टू एनफोर्स DPSP। सुप्रीम कोर्ट ने बस बोला ही था कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे और DPSP को एनफोर्स करने के लिए हम किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। जैसे ही उन्होंने बोला तो पार्लियामेंट से रहा नहीं गया और वो तुरंत ही फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर आते हैं एज रिस्पॉन्स टू दिस केस। इस केस के रिस्पॉन्स में वो लेकर आते हैं पहला अमेंडमेंट।
और पहले अमेंडमेंट में ही क्लॉज 4 को जोड़ दिया जाता है, क्लॉज 4 को ये जोड़ देते हैं। अब इसके बाद आता है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, 1962 का ये केस है। इस केस में मैसूर गवर्नमेंट जो थी अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 मेड अ बैकवर्ड क्लास। जैसे ही 15 क्लॉज 4 आया, उन्होंने मैसूर की गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस को बोला कि बैकवर्ड क्लासेस तो हैं, उसके साथ मोर बैकवर्ड क्लासेस भी होंगे इन एडिशन टू द सीट्स ऑफ सुप्रीम SCs एंड STs। इन्होंने ये मैसूर गवर्नमेंट ने ला दिया कि बैकवर्ड क्लासेस भी होंगे, मोर बैकवर्ड क्लासेस भी होंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इनटू मोर बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस क्लॉज बिकॉज कास्ट कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द बैकवर्डनेस ऑफ एनी कम्युनिटी। उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है कि बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड की कैटेगरी आप लेकर आओ, क्योंकि जो ये कास्ट है वो केवल सोल क्राइटेरिया नहीं है किसी भी कम्युनिटी के बैकवर्डनेस को डिसाइड करने के लिए। और इसमें एक चीज और ऐड हुई थी कि ये जो रिजर्वेशन की लिमिट है ना, इसमें इसको कैप लगा दिया गया था, इसको अप टू 15% ही बोला गया था इस MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। अब इसके बाद दूसरा केस आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, इसको भी आप याद करके रखिएगा। इसमें अपहेल्ड कर दिया 15% वाले कैप को, लेकिन MR बालाजी की एक रेस्पेक्ट में ओवर रूल करता है ये जजमेंट और बोलता है कि जो बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड डिस्टिंक्शन है ना, उसमें बोला गया था कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन इसमें बोला कि ये एसेंशियल है। सपोज करो कोई भी एक पर्सन है जिसकी जैसे SC है, उस SC में कोई एक पर्सन है जिसकी कंडीशन बहुत खराब हुआ करती थी पहले, लेकिन अब वो धीरे धीरे उसकी कंडीशन बहुत सही हो गई, मतलब उसको कोई जॉब मिल गई ऐसा कुछ, तो उसमें उसको अब रिजर्वेशन देना ये सही नहीं है। ये मेरे अपने व्यूज हैं, अब उसको रिजर्वेशन देना सही नहीं है। इसीलिए बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड में इन्होंने बोला कि ये एसेंशियल है। इसी पॉइंट को रख के उन्होंने बोला था कि बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड की जो कैटेगरी बनाई गई है ना, ये एसेंशियल है, जिससे ये जो बैकवर्ड वाले हैं ना ये और जल्दी ऊपर आएंगे और ये मोर बैकवर्ड वाले जो है वो स्टेबल हो गए, वो तो अब जैसे नॉर्मल पीपल है उनके जैसे हो गए। इसीलिए ये डिस्टिंक्शन जरूरी है। और इनमें इस केस में एडिक्वेट रिजर्वेशन शुड बी देयर। एडिक्वेट रिजर्वेशन होना चाहिए, ना कि प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन। मतलब प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर रिजर्वेशन है वो सही नहीं है। इसमें बोला गया कि एडिक्वेट रिजर्वेशन होना चाहिए। एडिक्वेट रिजर्वेशन मतलब कोई भी अगर कम्युनिटी है वो रिप्रेजेंट नहीं होती कहीं से, उसकी रिकॉग्निशन नहीं है कहीं पे, तो उसको रिजर्वेशन देना जरूरी है, ये बोला गया इस केस में। और इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट वाज अनाउंस्ड। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब सीधा रिजर्वेशन, जैसे SC हो गए, STs के रिजर्वेशन हो गए, OBCs के रिजर्वेशन हो गए, ये सीधे रिजर्वेशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल इसमें समझ लो जैसे SC में 10% वीमेन की हो गई, और इसमें STs में समझ लो कि 25% वीमेन की, और इसमें भी 10% चिल्ड्रेन की हो गई। तो ये जो ट्रांसजेंडर वीमेन चिल्ड्रेन के लिए ऐसे इन चीज़ में जो रिजर्वेशन देते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं। ये एज अ लेमैन की लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फर्दर आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अब इसके बाद आता है केसेस आते हैं TMF पाई फाउंडेशन 2003 का केस। इसमें बोला गया कि नो रिजर्वेशन इन प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपने देखा ना कि प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे 93rd अमेंडमेंट से जो क्लॉज 5 जोड़ा गया ना, प्राइवेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी वेदर एडेड और अनएडेड, इसमें भी रिजर्वेशन देने की बात करी गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, TMA पाई फाउंडेशन में बोला गया कि ये रिजर्वेशन ये सही नहीं है। इस केस में कोर्ट ने बोला कि ये सही नहीं है। अब इसके बाद केस आता है इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2003 का। इसमें बोला स्टेट कैन फिक्स कोटा ओनली एंड नॉट फी। इसमें भी वही बोला गया कि इंट्रेंसेस के थ्रू, एग्जाम्स के थ्रू आप एडमिशन ला सकते हो, लेकिन रिजर्वेशन नहीं दो।
और स्टेट ने बोला कि आप कोटा तो फिक्स कर सकते हैं लेकिन फीस नहीं फिक्स कर सकते किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। फिर उसके बाद पीए इनामदार का केस आता है। इसमें ये बोला जाता है कि ये पहले तो इस्लामिक सोसाइटी वाला केस जो है इसको ओवर रूल करता है लेकिन अपहेल्ड कर देता है टीएमए पाई फाउंडेशन। मतलब ये वाले केस में भी यही बोला गया कि रिजर्वेशन इन प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज नॉट राइट। इसमें भी यही बोला गया पीए इनामदार में। लेकिन ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि नहीं, प्राइवेट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमें रिजर्वेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। उसके बाद तुरंत ही पार्लियामेंट ने 93rd अमेंडमेंट ले आते हैं वो, और इसको रिजॉल्व करते हैं, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं रिजर्वेशन इन प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। और फिर उसके बाद 93rd अमेंडमेंट के बाद हमारे आर्टिकल 15 में क्लॉज 5 का इंसर्शन हो जाता है। और इसके बाद आता है 93rd अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाला केस, ये अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 का, इसको चैलेंज कर देता है। और इसमें इश्यूज होते हैं कि 15(5) जो है इज वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 15(5) इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, ना ही ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक्सक्लूड करने की बात हो रही है, ना ही ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। क्योंकि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ऑलरेडी बनाए गए हैं, इसीलिए ये किसी भी चीज का वायलेशन नहीं करता है। तो ये था पूरा आर्टिकल 15 का एनालिसिस, और मैं ये आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा था, और आप मुझसे कौन सी सीरीज और भी फ्यूचर में लाने के लिए बोलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।